नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम अपना जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट को रीड कर सकते हो। सो हाउ टू रीड योर बर्थ चार्ट इन एस्ट्रोलॉजी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और क्या-क्या चीज़ें एज अ बेसिक हमें इसमें चाहिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं और इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम लर्निंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो भी चार्ट बनता है वो किस तरह से बनता है और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष तो बहुत सारी चीज़ों से मतलब ज्योतिष करने के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उनमें से सबसे शुरुआती में जो हमारे भारत में यूज़ होता है जिसे कहते हैं पराशरी सिस्टम। और वैदिक ज्योतिष को एक तरह से पराशरी सिस्टम का ही एक नया नाम दिया गया है। ये माना जाता है कि जो पराशरी ज्योतिष है या जो हमारी ज्योतिष जो भारत से उत्पत्ति हुई है वो वेदों से हुई है। इस वजह से वैदिक ज्योतिष के नाम से वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नाउ बीन फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ज्योतिष की जर्नी जो शुरू हुई है इसमें हम कैसे योगदान करें, कैसे हम इसमें सीखें, तो उसी में हम ये आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने तरह के चार्ट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर जो हम इस चार्ट को यूज़ करेंगे उसे कहते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट या डायमंड चार्ट। तो मैं वो चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में, इसको डायमंड चार्ट भी बोला जाता है। तो ये एक चार्ट है जो आप देख पा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट बोला जाता है या डायमंड चार्ट बोला जाता है। ठीक है। एक चार्ट इसी की तरह होता है जो कि ईस्ट इंडिया में यूज होता है, उसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। फिर इसके बारे में इन तीन तरह के मैं चार्टों के बारे में बात करूंगा और उसमें फिर मैं डिफरेंसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। ये जो चार्ट है इसको ईस्ट इंडियन चार्ट बोला जाता है। और एक चार्ट होता है जिसे हम साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट बोला जाता है। ठीक है। तो पहला वाला जो है वो नॉर्थ इंडियन चार्ट है। जो पहला वाला ये जो मैंने आपको बताया ये नॉर्थ इंडियन चार्ट कहते हैं या डायमंड चार्ट कहते हैं। इसको देखने का क्या तरीका है, ये आप जो भी काउंटिंग करेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे। ठीक है। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। जो मेजर डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। और ये जो साउथ इंडियन चार्ट है इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं। मेजॉरिटी में हम ये जो चार्ट है इसको यूज करेंगे और इसी में पूरी हमारी जो सीरीज रहेगी इसी चार्ट के द्वारा हम चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चार्ट लगभग लगभग सेम ही चलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये आप मान लें अभी के लिए कि ये जो है एक एक भाव है या हाउस कह सकते हैं। तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, हाउस 6, हाउस 7, हाउस 8, हाउस 9, हाउस नंबर 10, 11 एंड 12। ऐसे ही ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये भी आप देखें, ये सारे जो मैंने लिखे हैं इनको अभी फिलहाल के लिए हाउसेस समझें। तो मतलब हमारे पास 12 भाव होते हैं या 12 हाउसेस होते हैं, ये आप याद रखें। 12 भावा।
अब इसी चीज को अगर मैं साउथ इंडियन चार्ट में देखूं तो यहां पे आपको इनिशियली ये समझना होगा कि इस चार्ट में और इस चार्ट में डिफरेंस क्या है। इसको समझने के लिए आप इतना समझें, इन दोनों में हाउसेस फिक्स रहते हैं और इसमें राशि फिक्स रहता है। अब इसका डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूं। मैं एक और डायमंड चार्ट बनाता हूं यहाँ पे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो डायमंड चार्ट बनेगा, इसमें पहले घर में मैं राशि लिखता हूं नंबर 4। अब आप कहोगे कि ऊपर आपने नंबर 1 लिखा और यहाँ पे नंबर 4, तो आपकी कुंडली में यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन आप ये समझें, जो पहला घर है वो ये है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जा रहा है ये एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझें, जो पहले घर में जो राशि है नंबर 4, अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, नंबर 4 चंद्रमा की राशि है, जिसे कर्क राशि कहते हैं या कैंसर साइन कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझें कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ये जो भी नंबर्स मैं लिख रहा हूँ ये सारे राशियां हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो आप ये समझें कि इस कुंडली में भाव या हाउस अपने ही जगह हैं, लेकिन राशियां बदल सकती हैं। तो आपको काउंट ऐसे ही करना है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहले घर में चौथी राशि है, यहां से काउंट करें 1 2 3 4, तो चौथे घर में 7वीं राशि है। हम इसको इस तरह से बोलेंगे। अब साउथ इंडियन चार्ट में अगर मैं जाऊं, यहां पे राशियां फिक्स रहती हैं। मतलब ये जो पहला होगा दैट इज एरीज, जो दूसरा होगा दैट इज टॉरस, नंबर 3 इज जेमिनाई, 4 इज कैंसर, 5 is Leo, 6 is Virgo, 7 is Libra, 8 is Scorpio, 9 is Sagittarius, 10 is Capricorn, 11 is Aquarius and number 12 is Pisces। तो यहाँ पे साइंस फिक्स है और यहाँ पे हाउसेस फिक्स हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें हाउस कैसे पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कर्क लगना या कैंसर एसेंडेंट बनाना चाहूँ इस साउथ इंडियन चार्ट पे, तो वो कैसे बनेगा। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन आपको दिखेगी या यहाँ पे लिखा होगा LA। LA स्टैंड्स फॉर लगना। जहां पे भी LA लिखा हो, जहां पे भी ASC लिखा हो, तो वो या वो घर पहला घर माना जाएगा इस साउथ इंडियन कुंडली में। लगना इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप ये समझें, एक कुंडली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो लगना होता है। तो आप ये समझें, नॉर्थ इंडियन चार्ट हो या साउथ इंडियन चार्ट हो, दोनों में एक ही तरह की चीजें दिखेंगी, लेकिन देखने का थोड़ा सा नजरिया अलग होगा। तो अगर मैं कहूं कि चौथा घर साउथ इंडियन चार्ट में कहाँ पे है, मतलब चौथा भाव कहाँ पे है, तो जहां पे भी LA लिखा हो या एसेंडेंट लिखा हो वहां से हमें काउंट करना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी चौथा भाव में लिब्रा साइन है और यहाँ पे भी चौथे भाव में लिब्रा साइन है। ऐसे इसको आपको देखना है। तो मतलब हम नॉर्थ इंडियन चार्ट से आगे बढ़ेंगे, जस्ट टू टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन चार्ट या डायमंड चार्ट, जो कि मोर ओवर हम पूरे कोर्स में इसी में काम करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राशि और भाव की। अब आप समझें कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री में है। पूरा जो ब्रह्मांड है वो 360 डिग्री में है, ठीक है। जो कि हमने एक सर्कल जो 360 डिग्री होता है वो हम बचपन में स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास 12 राशियां हैं। तो 12 राशि जो हैं वो
360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट है और वो सारे इक्वल डिवीजन में हुए हैं। इक्वल डिवीजन में अगर मैं करूं तो लगभग एक राशि 30 डिग्री की होती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है और हर भाव को भी हमने 30 डिग्री का ही दिया है क्योंकि वो भी 12 ही है। 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह। तो हमारे पास 9 ग्रह भी हैं। अब ग्रह का मतलब क्या है? हम 9 ग्रह को 9 प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ग्रह मतलब जिनमें ग्रह या ग्रहण करने की शक्ति हो। तो आप ये समझें, जो ग्रह एक ऐसा वस्तु है जिनमें ग्रह ग्रहण करने की शक्ति हो, आपको कंट्रोल करने की ताकत रखते हो। ठीक है, तो ऐसे 9 ग्रह हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रह लिख देता हूँ और ग्रह के आगे उनके राशि नंबर लिख देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं ग्रह लिखता हूं मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं। एक है नंबर एरीज, जिसे नंबर 1 से जानते हैं, और दूसरा नंबर 8, जिसे स्कॉर्पियो के नाम से जानते हैं। ये जो नंबर्स लिख रहा हूं, ये नंबर्स आप एज अ राशि के नाम से याद रखें। नंबर 1 इज एरीज, नंबर 8 इज स्कॉर्पियो। अगली बार मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां पे शुक्र, वीनस लिखूंगा। वीनस के पास भी 2 राशियां हैं। पहले आप नंबर 2 लिखें, जिसे वृषभ या टॉरस साइन कहते हैं, और नंबर 7, जिसे तुला या लिब्रा कहते हैं। तो मंगल के पास 2 राशि होगी, 1 और 8, और शुक्र के पास भी 2 राशि होगी, 2 और 7। अब आगे लिखते हैं बुध। बुध के पास भी 2 राशियां हैं। एक राशि है नंबर 3, जिसे जेमिनाई या मिथुन कहते हैं, और दूसरी राशि है नंबर 6, जिसे वर्गो साइन कहते हैं। अब चंद्रमा की बात करें, मून। चंद्रमा के पास एक ही राशि है, जैसे कि अभी हमने लास्ट में सीखा, जो कि कैंसर साइन है। और अगर मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य के पास भी एक राशि है, जिसे लियो साइन कहते हैं। तो हमने ये जाना, मंगल के पास 2 राशि है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। शुक्र के पास 2 राशि है, टॉरस एंड लिब्रा। बुध के पास 2 राशि हैं, बुध एंड बुध के पास 2 राशि हैं, वर्गो एंड जेमिनाई। और चंद्र के पास एक राशि है, कैंसर, और सूर्य के पास एक राशि है, लियो। अब आगे बढ़ते हैं। जुपिटर के पास 2 राशियां हैं, एक है सजिटेरियस और दूसरा है पाइसिस। सजिटेरियस को हम धनु भी कहते हैं और पाइसिस को हम मीन भी कहते हैं। शनि के पास 2 राशियां हैं, एक है मकर राशि या कैप्रिकॉन, और दूसरा है कुंभ राशि या एक्वेरियस साइन। तो आप इनको अगर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 राशियां इन ग्रहों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन कौन से? मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि। राहु और केतु, इन दोनों के पास कोई भी राशि का कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप ये माने, राहु और केतु बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप ये समझें, बचपन में आपने ब्लैक होल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। राहु और केतु के पास ब्लैक होल जैसी शक्तियां हैं। ये अगर किसी ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी शक्तियां ये खींच लेते हैं। और आपको पता है, एक ब्लैक होल के अंदर इतनी ताकत होती है, जो कि कोई भी पावर, कोई भी रोशनी अगर उस ब्लैक होल में चली जाती है तो वो भी वापस नहीं आ पाती। ऐसे ही राहु केतु काफी प्रभावी और काफी शक्तिशाली ग्रह हैं, लेकिन उनको कोई भी राशि नहीं दी गई है। आपको ये भी पता है कि एक राशि, अब वापस आते हैं राशियों में, एक राशि 30 डिग्री का होता है। एक राशि 30 डिग्री का होता है।
अगर मैं कहूं इस 30 डिग्री के अंदर हमारे पास 3 नक्षत्र आते हैं, ठीक है, इस 30 डिग्री के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, हमारे पास इन ऑल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, ऑल टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और उन नक्षत्रों को भी फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो हम कल की क्लास में नक्षत्र के डिविजन्स को समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कुंडली में राशि और ग्रह को कैसे देखा जाता है और कैसे आप कुंडली में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, ये एक ब्लैंक कुंडली है जिसे आप डायमंड चार्ट भी कह सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं कुंडली बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंह राशि की एक कुंडली बना रहा हूँ, नंबर 5 पहले घर में लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे मैं 5 लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4। अब इसमें मैं कुछ ग्रह अपने हिसाब से बिठा लेता हूं, ठीक है। तो ये टोटली मैं अपने हिसाब से बिठा रहा हूं, अपने मर्जी से, आप लोगों को समझाने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन बचा? सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल। मंगल को यहां कर देते हैं और चंद्रमा को यहां कर देते हैं। अब अगर आपको कुंडली देखनी है तो सबसे पहले कुछ चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे, जो पहला घर होता है उसे लगना कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस राशि का जो मालिक होगा उसको लग्नेश कहेंगे। अब हमें पता है कि हर एक राशि का एक मालिक होता है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में लिखा है। तो यहां अगर आप देखें, 5 नंबर के आगे सूर्य लिखा हुआ है। अब मैं आगे जाऊंगा तो इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इस लगन का मालिक सूर्य है। तो यहां पे ऐसे कोई भी नंबर हो, उस नंबर का जो भी स्वामी होगा या जो भी मालिक होगा उसको हम लग्नेश मान लेंगे। तो इस कुंडली में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लगन का मालिक कौन है, तो आप कहेंगे सूर्य। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस लगन का मालिक सूर्य कौन से घर में बैठा है, तो ये आपको कमेंट्स में मेरे को बताना है। जैसे कि इस लगन का मालिक सूर्य, हमें काउंट करना है, सूर्य यहाँ पे है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे कौन से घर में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम बोलेंगे इस लगन का मालिक सूर्य 10वें घर में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शनि कौन से घर में है और किसकी राशि में है, तो यहाँ पे आपको काउंट करना होगा 1, 2, 3, 4। तो आप बोलेंगे शनि चौथे भाव में या चौथे घर में है और वृश्चिक राशि में है, जिसका मालिक मंगल है। कोई भी कुंडली देखने के लिए हमें इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं तीसरे घर में कौन सा ग्रह है और कौन से राशि में बैठा है, तो अब मैं कहूंगा 1, 2, 3, तीसरे घर में शुक्र है, वो अपनी ही राशि में बैठा है। उस राशि का नाम तुला है या लिब्रा साइन है। अगर मैं आपसे कहूं कि 11वें भाव में कौन सा ग्रह है, तो यहां से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11वें भाव में यहाँ पे गुरु बृहस्पति है, जो कि जेमिनी साइन में है। नंबर 3 का मालिक बुध होता है और बुध
इस कुंडली में 10वें घर में शुक्र के वृषभ राशि में बैठे हैं। तो जब भी आपको कुंडली देखनी होगी तो आपको इसी हिसाब से देखना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि छठे घर का स्वामी कौन से घर में बैठा है, तो इस एक्सरसाइज में आप सिंपल देखें कि छठे घर का मालिक नंबर 10 है। तो पिछले स्लाइड में जाएं और यहाँ पे देखें नंबर 10 का मालिक कौन है, यहाँ पे शनि लिखा है। तो आप आगे स्लाइड में जाके यहाँ पे बोलेंगे छठे घर का, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 छठे घर का मालिक शनि है, जो कि चौथे भाव में बैठा है वृश्चिक राशि में, जिसका मालिक मंगल है। इस हिसाब से आपको कुंडली पढ़नी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 8वें घर में कौन सी राशि है और उसका मालिक कहाँ है, तो आपको ये देखना होगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर में मीन राशि है, उसका मालिक गुरु बृहस्पति है, जो कि 11वें घर में बैठा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चल गया है कि कुंडली को इनिशियल फेज में कैसे देखा जाता है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर करूँगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस बार हम नक्षत्रों के बारे में डिटेल में समझेंगे।